फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स डेवलप करना है। चलिए सीखते हैं, बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स डेवलप करने से पहले फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स है क्या ये समझ लेते हैं। देखिए, आपको ना एक ऐसा फ्रेम दिया रहेगा, तो अभी भी यहाँ पे एक फ्रेम दिख रहा है, तो इस फ्रेम में ना कुछ रिएक्शंस एक्स्ट्रा के हैं जिसको हम रिडंडेंट बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास ना तीन स्टैटिक इक्विलिब्रियम के इक्वेशन है। कौन से? समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0। अब तीन इक्वेशन है, तो इस पोर्टल फ्रेम में तीन अननोन्स को आप फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि ये फिक्स सपोर्ट है, तो इधर एक, दूसरा हॉरिजॉन्टल और तीसरा मूवमेंट। तो ये जो तीन है इनको तो फाइंड आउट कर सकते हो समेशन एफ एक्स एफ वाई और एम का यूज करके। बट इसके अलावा भी यहाँ पे 1, 2 और 3 और अननोन है। अब ये तीन अननोन मतलब उनको रिडंडेंट्स बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, बारी बारी 1, 2, 3 ऐसा नंबरिंग देते हैं। फिलहाल तो न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, तो ये रिडंडेंट को हर बार अलग से ड्रॉ करना पड़ता है। जैसे कि वन रिडंडेंट के साथ सेम डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ की है। इधर का फिक्स सपोर्ट एज इट इज रखा है, ये 2 और 3 हटा दिया, खाली 1 को रख के हमने क्या किया, एक डायग्राम बना दिया। फिर सेकेंड रिडंडेंट को रख के ये दूसरा डायग्राम बना दिया। अब तीसरा मूवमेंट है, तो तीसरा मूवमेंट को खाली रख के एक डायग्राम बना दिया। तो ये ऐसे डायग्राम बना के हम क्या करते हैं, इनका एनालिसिस करते हैं। जैसे कि पहले हम क्या करते थे, सेक्शन लेके फिर वहाँ पे मूवमेंट वगैरह लेते थे, है ना। वही करना है, और उन मूवमेंट का यूज करके एक ऐसा मैट्रिक्स डेवलप करना है। मैं शॉर्टली थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ। डायरेक्टली अगर सॉल्व करने जाएंगे तो थोड़ा दिमाग से बाहर जाएगा, इसके लिए थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है। तो ऐसा एक मैट्रिक्स डेवलप होगा, और इसी मैट्रिक्स को हम फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो चिंता बिल्कुल मत करिए, इसको कैसे लाना है मैं स्टेप वाइज बता दूंगा। तो डोंट वरी, न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। अब इस न्यूमेरिकल में एक्सपेक्टेड क्या है, ये इसको हटा देता हूँ। इसका साफ साफ मतलब है कि ये अननोन नंबर 1 मतलब स्टैटिक इक्विलिब्रियम 3, इनकी औकात में इधर के 3 रिएक्शन निकलना है, बट ये बाहर के है, एक्स्ट्रा के अननोन। अननोन नंबर 1 हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, अननोन नंबर 2 वर्टिकल रिएक्शन, और अननोन नंबर 3 मूवमेंट। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये गिवन डायग्राम है, एग्जाम में ऐसा 1, 2, 3 दिया रहेगा। तो करना क्या है, हर एक रिडंडेंट के साथ अपना अपना अलग क्या करो, पोर्टल फ्रेम ड्रॉ करो। जैसे कि ये पूरा पोर्टल फ्रेम एज इट इज ड्रॉ किया। पहला रिडंडेंट 1 किलो न्यूटन दे दिया, फिर दूसरा रिडंडेंट एज इट इज दिया, फिर तीसरा मूवमेंट है तो तीसरा रिडंडेंट दे दिया। आई बात समझ में? परफेक्ट। अब करना क्या है, आपको इनका एनालिसिस करना है, सिंपली एनालिसिस। कैसे बता देता हूँ। अब करेंगे क्या, हम सी डी, सी बी और बी ए इन पोर्शंस पे एक सेक्शन कंसिडर करके मूवमेंट निकालेंगे। अब देखिए, हम क्या करते हैं, सबसे पहला पोर्शन सी डी लेते हैं, या फिर उसको डी सी बोल दो, कोई इशू नहीं है। तो मैं बोल दिया रीजन डी सी। किसी को यूनिट लोड मेथड परफेक्टली आता है ना, तो उसके लिए ये सम्स हलवा सम्स होंगे, बहुत इजी लगेगा आपको। तो ये देखने से पहले अगर यूनिट लोड मेथड नहीं देखा हो तो पहले वो जाके देखो, बहुत इजी पड़ेगा आपको ये वाले सम। अब डीसी पोर्शन, ओके, ओरिजिन हम डी मानते हैं, क्योंकि अगर डी से ओरिजिन मानोगे तो सेक्शन आप कुछ इस तरीके से एक्स डिस्टेंस पे ले पाओगे, और हमेशा यहाँ पे मोमेंट जो है ना एक्स एक्स पे निकालने का, उसके लिए ये साइड का पोर्शन कंसिडर होगा। आप बोल सकते हैं कि सर आपने ए बी पहले क्यों नहीं लिया। देखिए दोस्तों, अगर मैं ए बी कंसिडर कर लेता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी, बट मुझे ओरिजिन बी ही लेना पड़ता। ए से अगर ओरिजिन लेके ऐसा सेक्शन बनाता तो इधर का पार्ट कैलकुलेशन में आता,
और इधर तो रिएक्शन हमें पता नहीं है, वो निकालो, उसको पता करो, फिर ये कैलकुलेशन हो, बहुत समय वेस्ट होता है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस फिक्स सपोर्ट को आउट ऑफ द कैलकुलेशन रखना चाहता हूँ। बड़े आराम से समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब इसको आउट ऑफ कैलकुलेशन कैसे रख सकते हैं, हमेशा इस साइड का ही ओरिजिन लेना। अगर बी ओरिजिन लिया तो इधर से आपको क्या मिलेगा, एक सेक्शन, और इधर का पार्ट कैलकुलेशन में आएगा। तो बेहतर है मैंने राइट साइड से ही सब कुछ शुरू कर दिया। गॉट इट, परफेक्ट। डीसी, अब डीसी के लिए ओरिजिन मानते हैं डी। अगर ओरिजिन डी माना है तो आपका डी से ही एक्स डिस्टेंस पे एक एक्स एक्स सेक्शन होगा। अब उसका लिमिट डी टू सी कितना है, 4 मीटर, यानी 0 to 4 m1। अब ये डायग्राम जो है ना, रिडंडेंट 1 के लिए ड्रॉ किया उसको m1 बोलो, रिडंडेंट 2 के लिए जो ड्रॉ किया उसको m2, और रिडंडेंट 3 के लिए जो ड्रॉ किया उसको m3। दैट्स इट। अब m1 के लिए आपको क्या करना है, मूवमेंट फाइंड आउट करना है। इस डायग्राम के लिए आपका पॉइंट ये वाला है जहां पे आपको मूवमेंट फाइंड आउट करनी है, और कैलकुलेशन में इधर का पार्ट आएगा, क्योंकि ओरिजिन के साइड का ही आपको पार्ट कैलकुलेशन में लेना पड़ता है। ये जो फोर्स है इस पॉइंट को क्लॉकवाइज घुमाएगा, इसके लिए +1 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, इसके लिए 1x इसका मूवमेंट। सेम सेक्शन आपको यहाँ पे भी लेना है, x x। अभी आगे का काम बड़ा इजी बन जाएगा। सेम सेक्शन लेना है, ओरिजिन भी सेम ही रहेगा, सबके लिए आपको ओरिजिन डी ही रखना है। अब देखिए यहाँ पे केवल ओरिजिन की तरफ एक ही फोर्स है, वो क्या कर रहा है, उसका लाइन ऑफ एक्शन उसी पॉइंट से पास हो रहा है, वो 0 हो जाएगा, और इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है, तो मूवमेंट ऑफ m2 डायग्राम विल बी 0। फिर आते हैं हम तीसरी डायग्राम में, m3 में। इधर भी हमने x ऐसा कंसिडर किया और इधर का पोर्शन देखा, तो यहाँ पे एक मूवमेंट है, वो भी क्या है, क्लॉकवाइज मूवमेंट है, तो डायरेक्टली मूवमेंट लिख लो, 1, क्लॉकवाइज है तो +i, दैट्स इट। अब पोर्शन डीसी के लिए EI का वैल्यू 2EI, तो वो लिखा मैंने, परफेक्ट। पहला पोर्शन आपने करवा दिया। अब ये फ्लेक्सुरल रिजिडिटी के वैल्यू केवल इधर ही लिखा है, इधर लिख के थोड़ा डायग्राम विचित्र दिखता, इसके लिए नहीं लिखा है। दोस्त बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ऐसे बहुत सारे सम मैं सॉल्व करने वाला हूँ, तो आपको समझे बिना हम आगे नहीं बढ़ने वाले हैं, सो उसकी चिंता ना ही करे तो बेटर है। ओके, अब इसके आगे बढ़े। देखिए डीसी खत्म किया, अब सीबी पे चले जाओ। पोर्शन सी को ओरिजिन मानो, और ये साइड एक सेक्शन XX लो। करेक्ट, क्यों, क्योंकि अगर बी को ओरिजिन मानोगे तो इधर से सेक्शन लेंगे और ओरिजिन की तरफ का पार्ट कैलकुलेशन में आएगा, तो फिर गड़बड़ होगा, इसमें रिएक्शन सब कुछ निकलना पड़ेगा। बेटर है ये साइड से हम ओरिजिन मानते हैं। देखिए पहला डायग्राम, अब इधर मूवमेंट लेनी है आपको, बट मूवमेंट लेने से पहले पूरा ओरिजिन क्या माना है वो सब लिखते हैं। C to B डिस्टेंस 5 है, मतलब ये 0 to 5 आएगा। अब यहाँ पे मूवमेंट लेनी है, फोर्स कुछ इस प्रकार जा रहा है, मतलब ये क्लॉकवाइज घुमाएगा, इस पॉइंट को फ्री छोड़िए और इसको पुश करेंगे तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी। गॉट इट, इसके लिए प्लस में आएगा, +1 इंटू इसका लाइन ऑफ एक्शन तो देखिए ज़रा, ऐसा है, और मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, फोर्स 1 इंटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब फोर्स ऐसा जा रहा है तो ये पूरा डिस्टेंस हो गया, ये पूरा मतलब 4 मीटर, तो मैं इधर 4 लिखता हूँ, बरोबर, बिल्कुल बरोबर। अब M2 की बात करते हैं, मतलब इस डायग्राम की सेक्शन अभी ज़्यादा सोचे बिना इधर ही ले लो। अब देखिए M2 के डायग्राम में अगर आपको मूवमेंट निकालना है तो इस सेक्शन के राइट साइड में एक ही फोर्स है 1 किलोन्यूटन ऐसा जा रहा है, और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला x, मतलब ये देखिए
एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसके लिए -1, इस पॉइंट को ये क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, इसके लिए -1 into x। परफेक्ट। अब m3 की तरफ जाता है, ये वाला पोर्शन x डिस्टेंस इधर से। अब ये साइड देखिए क्लॉकवाइज है मूवमेंट, ये तो प्लस ही आएगी, ऑब्वियसली क्लॉकवाइज है तो प्लस में ही आएगी। अब CB पोर्शन के लिए 1.5 EI फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है, दैट्स इट, लिख डाली मैंने। अब आगे बढ़ते हैं, अगला पोर्शन थोड़ा सा स्पीडी कैलकुलेशन हम करेंगे अभी, क्योंकि आप समझदार हो गए हो, आपको पता है क्या करना है। अगला पोर्शन BA। अब BA ओरिजिन किसको माने हम, B को। A को मानेंगे तो क्या होगा, इधर से डिस्टेंस आएगा और फिर इधर का पार्ट कैलकुलेशन नहीं जमने वाला। क्यों, क्योंकि हमारे पास इधर का रिएक्शन कैलकुलेशन करने का समय नहीं है। B को ओरिजिन मानो और ये x डिस्टेंस पे एक XX सेक्शन अज्यूम करो। अब देखिए, अब आएगा मजा। ओरिजिन माना हमने B, लिमिट इसका अगेन 0 to 4 है। अब इसके राइट साइड में देखा तो मुझे एक ही फोर्स नजर आया, वो भी क्या कर रहा है इसको, अब कैसे घुमाएगा ये हम तय कर रहे हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे फोर्स है बरोबर, इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर एक्ट होगा। अब यहाँ पे पॉइंट है, वो इधर अगर एक्ट हो रहा है तो इसको क्लॉकवाइज ही घुमाएगा। ये देखिए, ये अगर इधर पुश कर रहा है ना तो ये पूरा ऐसा घूमेगा, इसके लिए ये +1 इंटू, अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढना है। ये देखिए, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसा जा रहा है तो ये हुआ ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला चाहिए आपको, ये डिस्टेंस चाहिए। कितना होगा, टोटल तो 4 है, उसमें से ये x माइनस करो, मतलब 4 माइनस x, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। इस चीज को समझना पड़ेगा। लाइन ऑफ एक्शन ऐसा जा रहा है तो इससे इस पॉइंट का डिस्टेंस इतना होगा, हालांकि पूरा तो 4 मीटर है, उसमें से मैं x निकाल रहा हूँ, 4 माइनस x, तो इतना बचेगा 4 माइनस x। परफेक्ट। अब यही सेम सेक्शन M2 डायग्राम में x, ये डिस्टेंस है x, ये फोर्स ऐसा लग रहा है ऐसा, तो इस पॉइंट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, इसके लिए -1। अब इसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसा है तो इस पॉइंट से डिस्टेंस ये वाला, मतलब 5 मीटर, 1 into 5। कितना आसान है, बहुत आसान है भाई, जितना हो सकता है ना उतना बेसिक में जाके आपको समझा रहा हूँ, ताकि किसी को परपेंडिकुलर डिस्टेंस में, लाइन ऑफ एक्शन में दिक्कत ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब M3 बचा है, मतलब ये वाला ले लेते हैं इधर सेक्शन, ये डिस्टेंस होगा x। देखिए, फोर्स मूवमेंट है, इसके राइट साइड में और कोई फोर्स नहीं, केवल एक मूवमेंट है, वो भी क्लॉकवाइज है, तो ये +1। दैट्स इट, इतना सा ही चीज़ आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब क्या करेंगे, अब बड़ा मज़ेदार काम करेंगे, कैलकुलेशन। आप बोलोगे सर इतना इजी था? हाँ मेरे दोस्तों, इतना इजी था। 10 मार्क्स के लिए यही सम 2025 के एग्जाम में पूछा गया। अब ये F11 निकालना है हमें। F11 कैसे निकलेगा, यूनिट लोड मेथड याद करो, सेम वैसा ही फॉर्मूला। देखिए 0 to L 11 दो बार है ना, तो M1 into M1 कर देना, डिवाइडेड बाय EI into dx, दैट्स इट। M1 गॉट इट। अब देखिए कैसा, पहला सेक्शन DC 0 to 4 है। अब इसके लिए M1 का वैल्यू 1x, यानी x इंटू और एक बार x, क्योंकि M1 इंटू M1 डिवाइडेड बाय, उसके लिए EI का वैल्यू 2EI dx प्लस दूसरा 0 to 5 है, उसके लिए M1 का वैल्यू 4
और 4 डिवाइडेड बाय, उसके लिए ई आई 1.5 ई आई डी एक्स प्लस तीसरा सेक्शन अगेन 0 to 4, समझ रहे ना, m1 इंटू m1, 0 to 4, m1 का वैल्यू 4 माइनस एक्स, ये तो 2 बार है, इसको स्क्वायर कर सकते हैं ना, 4 माइनस एक्स इंटू 4 माइनस एक्स किया तो, चलिए छोड़िए, आपको कन्फ्यूजन ना हो तो डायरेक्ट सीधा लिख लेते हैं। इसके लिए ई आई का वैल्यू खाली ई आई ही है, तो हम ई आई लिख देते हैं इज इक्वल टू, अभी ना डायरेक्टली आपको F11 का आंसर मिल जाएगा। कैसे? कैलसी उठाओ, यहाँ पे ना सॉल्व के बाजू में इंटीग्रेशन का साइन है, तो दबाओ, x का स्क्वायर, x की जगह अल्फा एक्स पुट करो, x इंटू एक्स है, मतलब x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ई आई तो सबसे कॉमन निकाल के बाहर लिखने वाले हम। लिमिट क्या है इसका? 0 to 4, पुट कर देना खाली, आगे बढ़ो, प्लस करके फिर और एक बार इंटीग्रेशन का साइन क्या है, 4 4 जा 16, 16 डिवाइडेड बाय 1.5, ई आई तो बाहर निकलेगा, लिमिट पुट करो 0 to 5, दैट्स इट, प्लस अगला 0 to 4 के लिए, बट उससे पहले इक्वेशन क्या है, 4 माइनस एक्स की जगह अल्फा एक्स ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर ही होगा तो डायरेक्ट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि ई आई कॉमन निकलेगा, लिमिट 0 to 4, इज इक्वल टू करने के बाद आंसर आता है 85.33, दैट्स इट, 85.33 डिवाइडेड बाय ई आई, क्योंकि वो कॉमन निकला था, तो हमें F11 मिल गया, परफेक्ट। अब उसके बाद F12 के लिए जाता है, F12, अब फॉर्मूला सेम रहेगा, 0 to L, F12 है ना, F1 के लिए M1 और F2 के लिए M2 डिवाइडेड बाय ई आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, समझ रहे हैं ना, इसका महत्व यहाँ पे क्या है, M1, अब देखिए पहला स्पैन 0 to 4, परफेक्ट, M1 क्या है, x है, उसी के लिए M2 क्या है, 0 है, तो ये पूरा ही 0 होने वाला है, इसको आगे ध्यान दो ही मत। अगला पोर्शन 0 to 5, M1 क्या है, 4 लिखा, M2 क्या है उसी के लिए -x, गॉट इट, एज इट इज वैल्यू लिख रहा है, कुछ नहीं कर रहा हूँ, और ये माइनस आगे लिख के 4x लिख सकता हूँ, -4x, गॉट इट। अब इसके लिए ई आई का वैल्यू 1.5 ई आई डी एक्स प्लस तीसरा 0 to 4, उसके लिए M1 का वैल्यू 4 माइनस एक्स इंटू M2 का वैल्यू -5 डिवाइडेड बाय ई आई का वैल्यू ई आई डी एक्स इज इक्वल टू, करे कैलकुलेशन कर लेते, बड़ा आसान है, इसको तो छोड़ ही दो, डायरेक्ट यहाँ से शुरू करो, इंटीग्रेशन -4 अल्फा एक्स डिवाइडेड बाय 1.5 और इसका लिमिट 0 से 5 तक, प्लस इंटीग्रेशन, अब देखिए 4 माइनस एक्स ब्रैकेट में लिखना, 4 माइनस अल्फा एक्स ब्रैकेट क्लोज इंटू दूसरे ब्रैकेट में लिखो -5 विद साइन, साइन से कोई भी धोखा नहीं खाएगा, डिवाइडेड में 1 ही आएगा क्योंकि ई आई तो कॉमन निकालने वाला है, लिमिट पुट करता हूँ मैं इसका 0 to 4 इज इक्वल टू, आंसर आ जाता है -73.33, -73.33 अपॉन ई आई। अब देखिए यहाँ पे ना, आप M1 को M2 से मल्टीप्लाई करो या M2 को M1 से, इसका मतलब F12 और F21
दोनों का वैल्यू सेम आने वाला है, तो मैं इधर लिख लेता हूँ F21 इज इक्वल टू F12। डन। उसके बाद F13 पे चलते हैं। F13 क्या करेंगे, 0 टू L इसका लिमिट रहेगा, 1 मतलब M1 और 3 मतलब M3 डिवाइडेड बाई EI इंटू dx इज इक्वल टू, ये देखिए पहला सेक्शन 0 से लेके 4 तक, M1 क्या है उसके लिए x, M3 है 1 डिवाइडेड बाय EI का वैल्यू 2EI dx, दैट्स इट। दूसरा सेक्शन 0 से लेके 5 तक, M1 का वैल्यू 4 और उसी के लिए M3 का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय EI का वैल्यू 1.5 EI इंटू dx प्लस, अब बचा आखिरी 0 टू 4, M1 का वैल्यू 4 माइनस x, M3 का वैल्यू 1 अपॉन EI, उसके लिए EI का वैल्यू EI dx इज इक्वल टू, कर लेते हैं कैलकुलेशन। थोड़ा सा लेंदी सा लग रहा है, रिपीटेटिव प्रोसीजर है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। x मतलब अल्फ़ा x डिवाइडेड बाय 2, लिमिट इसका 0 से लेके 4 तक, EI कॉमन निकलना सबसे बाहर, फिर प्लस अगेन इंटीग्रेशन 4 डिवाइडेड बाय 1.5, लिमिट 0 से लेके 5 तक, प्लस और एक बार इंटीग्रेशन 4 माइनस अल्फा एक्स ब्रैकेट क्लोज इंटू 1 और लिमिट है 0 से लेके 4 तक इज इक्वल टू करूँ तो आंसर मिल जाता है 25.33 और डिवाइड में EI, गॉट इट। तो आपको F13 मिला है, तो F13 मतलब F31, ये दोनों एक जैसे आंसर आएंगे क्योंकि M3 से M1 को क्या मल्टीप्लाई किया और M1 को M3 से मल्टीप्लाई क्या किया, आंसर सेम ही आएगा, गॉट इट। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए F11 हो गया, F12 हो गया, F21 हो गया, F31 हो गया, अब F22 की बारी है। हम क्या करेंगे, F22 को निकालेंगे। एक काम करो, इसको रफ करो, चलेगा ना, इसका काम हो गया। अभी आपने लिखा भी होगा, आई होप नहीं लिखा है तो पहले लिख लो उसको, लिखा है, ओके। इसको हटा देता हूँ, हटा दिया। अब क्या करेंगे, F22। अब आप समझ गए होंगे कि सर F22 का मतलब है कि इंटीग्रेशन 0 टू L M2 इंटू M2 डिवाइडेड बाय EI। ये देखिए 0 टू L, L नहीं, पहला सेक्शन 0 टू 4, M2 का वैल्यू 0 मतलब ये 0 इंटू 0 ये, इसको भूल जाओ, प्लस दूसरा 0 टू 5, M2 का वैल्यू माइनस एक्स 2 बार मल्टीप्लाई करना है ऐसे, ठीक है, माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, उसके लिए EI का वैल्यू 1.5, तो उससे डिवाइड करो 1.5 EI dx प्लस आखिरी 0 टू 4, M2 का वैल्यू -5 है, तो -5 इंटू -5 प्लस 25 अपॉन उसके लिए EI का वैल्यू EI इज इक्वल टू, कर लेते हैं कैलकुलेशन। दो ही इंटीग्रेशन का कैलकुलेशन करना है, कर लेता हूँ मैं। हुश, अल्फा एक्स, कंटिन्यूसली बड़बड़ करना कोई जोक नहीं है, डिवाइडेड बाय 1.5, बहुत एनर्जी खर्चा हो जाती है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। चैलेंज अगर लिया ही है तो ये तो सब करना ही पड़ेगा, 0 से 4, ठीक है। मैं आपको बिना बताए कैलकुलेशन भी किया,
127.78 ना आंसर आया। 127.78 डिवाइडेड बाय ई आई जो कॉमन निकाला था। गॉट इट, परफेक्ट। मतलब F22 भी मिला। अब बचा क्या, F23। ये निकालेंगे तो ये भी मिल जाएगा। F23 02L, F2 मतलब M2 और 3 मतलब M3 डिवाइडेड बाय ई आई डी एक्स इज इक्वल टू, पहला पोर्शन 0 से 4 तक है, उसके लिए F2 क्या है 0, मतलब इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही होने वाला है, लिखो मत ज़्यादा। प्लस दूसरा पोर्शन है 0 से 5, 0 से 5, उसके लिए M2 क्या है -x और M3 क्या है 1, मतलब -x इंटू 1 डिवाइडेड बाय उनके लिए करस्पॉन्डिंग ई आई का वैल्यू है 1.5 ई आई डी एक्स प्लस तीसरा सेक्शन 0 से लेके 4 तक। बस थोड़ा ही कैलकुलेशन बचा है, साथ में रहो, एंड करेंगे इसको। 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन है ना, तो लास्ट सेक्शन के लिए 2 है -5, 3 है 1, मतलब -5। करस्पॉन्डिंग ई आई का वैल्यू ई आई रखो, ई आई डी एक्स, दैट्स इट। कर लेते हैं कैलकुलेशन, देखते हैं कितना मिलता है। ये तो 0 है, इसको कंसिडर ही मत करो। इंटीग्रेशन -x अल्फा x डिवाइडेड बाय 1.5, लिमिट इसका 0 से लेके 5 तक, प्लस ये -5 डिवाइडेड बाय 1 ई आई, लिमिट है इसका 0 से लेके 4 तक, इज इक्वल टू करो, आंसर मिलेगा भाई साहब -28.33, -28.33। गॉट इट, ओके। F23 का मतलब F32 दोनों भी सेम ही होंगे, लिख दिया, परफेक्ट। बचा केवल एक ही, F33 क्या करेंगे हम, देखिए 0 to L, 3 के लिए M3, दूसरा 3 के लिए M3 डिवाइडेड बाय ई आई डी एक्स, 0 to 4 पहला सेक्शन। अभी ना ये दिमाग में फिट ही बैठ जाता है कि पहला पोर्शन कहाँ से कहाँ तक है। 3 1 1 इंटू 1 अपॉन, उसके लिए फ्लेक्सुरल रिजिडिटी 2 ई आई डी एक्स, प्लस दूसरा पोर्शन 0 से लेके 5 तक, 0 से लेके 5 तक, उसके लिए M3 की वैल्यू 1, मतलब 1 ही रहेगा, 1 इंटू 1, इसके लिए फ्लेक्सुरल रिजिडिटी 1.5 ई आई डी एक्स, प्लस आखिरी 0 to 4, इसका भी M3 का वैल्यू 1 ही है, अपॉन इसके लिए वैल्यू ई आई डी एक्स। सिंपल। अभी क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, मिल जाएगा आंसर। इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 0.5 लिख देता हूँ डायरेक्टली, 0.5, लिमिट 0 से लेके 4 तक, प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1.5, लिमिट है 0 से लेके 5 तक, और आखिरी इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 मतलब 1, 0 से लेके 4, इसका वैल्यू आ जाता है 9.33। कितना आया, 9.33। खुश है भगवान, सब कुछ मिल गया है। अभी क्या करेंगे, मैट्रिक्स भर देंगे, यहाँ पे मैट्रिक्स खाली फॉर्म में लिख देना है। तो देखिए डेल इज इक्वल टू F11 पहला वैल्यू 85.33। एक काम करता हूँ, डेल इज इक्वल टू सब वैल्यू में डिवाइडेड बाय 1 ही है ना, वो बाहर ही लिख देता हूँ 85.33। फिर उसके बाद F12 -73.33। फिर उसके बाद F13 25.33।
गॉट इट। अब यहाँ पे F21 होता है, F21 मतलब ये वाला F21 -73.33। इधर F22 होता है, उसका वैल्यू है 127.78। इधर F23 होता है, यह है -28.33। फिर इधर होता है F31। F31 का मतलब ये देखिए, इसके साथ ही F31 इज इक्वल टू F13, ये रहेगा 25.33। 25.33। इधर होता है F32। F32 मतलब ये वाला -28.33। और इधर F33, किधर गया F33, ये वाला 9.33। खुश। दिस इज द फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स जो हमें पूछा गया था। इतना ही कैलकुलेशन करना है, 10 मार्क्स थे। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। कमेंट करते रहो, मोटिवेट करते रहो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।